आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। बीटेक में जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, और उसके बाद पूछा जाता है एनहेंस फाइंड ए इनवर्स, और कभी कभी एक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है पोलिनोमियल फॉर्म में, मैट्रिक्स पोलिनोमियल में, जिसको वो इवेलुएट कराता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम है क्या। तो मैं उसका स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। थ्योरम है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर का हो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या बताया मैंने, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऐसे ही मैंने मान लीजिए इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, एज्यूम कर लिया मैंने, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of this matrix is lambda cube minus 3 lambda square plus 5 lambda minus 3, मैंने ऐसे ही इन जनरल कोई भी लिख दिया, ठीक है। तो अगर इस स्टेटमेंट को अब हम पढ़ें तो ये कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ए इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने से क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ लैम्डा की जगह ए पुट कर दूँ तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। दैट मीन्स ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर, लैम्डा की जगह क्या रख दिया मैंने, ए, यानी 5a और माइनस 3। अब ये इनवैलिड नोटेशन है क्योंकि मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन में से ये सब मैट्रिक्स है, ए क्यूब भी मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर भी मैट्रिक्स है, ए भी मैट्रिक्स है। जब हम इनको प्लस या माइनस करेंगे तो भी मैट्रिक्स ही बना रहेगा। तो उसमें से कोई कॉन्स्टेंट टर्म कम नहीं हो सकती, सबस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ये ऑर्डर 3 का है तो आप मैट्रिक्स क्या यूज करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये भी हमारा एक वैलिड रिलेशन होगा जो हमें किसने बताया, कैले हैमिल्टन थ्योरम ने। तो करते क्या आगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप फाइंड करना जानते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने डाले हुए हैं मैट्रिक्स के, उसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में काफ़ी बातें की गई हैं। और इसके बाद कैले ने बताया कि भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं। लेकिन वो इसको वेरीफाई कराता, वो कहता कि कैले हैमिल्टन ने ये बता तो दिया, ये बात सही है भी या नहीं, तो इसको हमें वेरीफाई करना होता। तो वेरीफाई के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं सोल्व करूँगा जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। चलिए तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये समझ गए आप, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, या एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, या इक्वेशन लिख सकता हूँ, और इस इक्वेशन को मुझे वेरीफाई करना है कि ये बात मैंने सही लिखी है या नहीं। इसी को हम कहेंगे वेरिफिकेशन ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ, मैं एक बार इसको रीड कर लेता हूँ और उसके बाद सोल्व करूँगा। तो क्या है क्वेश्चन, ध्यान देंगे, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है, 2 1 1 0 1 0 1 1 2। और मुझे प्रूव करना है या वेरीफाई करना है कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर दिस मैट्रिक्स। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद मैं फाइंड करूंगा ए इनवर्स। अच्छा, इनवर्स निकालने के आपने 12th में एडजॉइंट वाला मेथड पढ़ा है। यहाँ पर मैंने आपको बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी एक मेथड बताया हुआ है, जिनको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इनवर्स का। एक मेथड और है आप जो कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे वो वेरिफिकेशन के बाद बताऊंगा इसी लेक्चर में। और इसके बाद अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दिया गया, जैसे a की पावर 8, a की पावर 7, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप a की पावर 8 निकालेंगे। इसकी एक टेक्निक है सोल्व करने की, वो भी आपको यहाँ बताई जाएगी। तो सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। चलिए क्वेश्चन पे आता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन मैट्रिक्स ए, इट इज 2 0 1 1 1 1 सेकेंड कॉलम, 1 0 2 और ये थर्ड कॉलम। अच्छा, वेरीफाई करना है मुझे कैले हैमिल्टन थ्योरम को, तो इसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। उसी को तो सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये भी कई बार मैं फाइंड कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल्स टू 0।
दिस इंप्लाइज लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 + 1 + 2 लैम्डा स्क्वायर, इसके बाद प्लस सम ऑफ द माइनर्स, कितना आ जाएगा ये कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट इट इज 1 1 0 2, कोरस्पॉन्डिंग टू सेकंड डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो 2 1 और ये आ गया 1 2। नाउ कम टू थर्ड डायगोनल एलिमेंट इट इज 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, कितना आएगा ये 2 0 और ये 1 1। इसके बाद माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। फर्दर सोल्व करता हूं, ये आ गया लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर और इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 2 - 0 यानी 2, ये आ गया 4 - 1 यानी 3, ये आ गया मेरे पास 2 - 0 यानी 2। अच्छा ये लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर यहां पर आएगा बच्चों लैम्डा, ठीक है। तो कितना आए लैम्डा माइनस, अब डिटरमिनेंट को भी सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 2 और ये आ गया 2 - 0 यानी 2 ओनली। इसके बाद फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तो कितना आएगा -1 और -1 के बाद जब इसको सोल्व किया तो कितना आया 0 - 0। इसके बाद थर्ड टर्म +1 कितना आएगा ये 0 -1 और इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बनी मेरे पास लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर, इसको भी सोल्व कर लेते हैं 2 + 3 5 यानी 2 7 लैम्डा और ये आ गया मेरे पास 4 -0 -1 यानी आ गया -3 इक्वल्स टू 0। इट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या है ये हमारी आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारा एक तरह से पहला फेज कंप्लीट हो गया। अब मैं बात कर सकता हूं किसकी, कैले हैमिल्टन थ्योरम की। तो थ्योरम वेरीफाई करने के लिए ही तो क्वेश्चन में कहा गया है, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो क्या लिखेंगे यहां पर, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या स्टेटमेंट होना चाहिए, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम व्हाट शुड बी, वी कैन राइट it is satisfied by the matrix that means a cube -5a² यानी जहां जहां लैम्डा है वहां मैं क्या लिख सकता हूं a -3 और ये i। अच्छा कांस्टेंट टर्म के साथ यूनिट मैट्रिक्स लिखना जरूरी है, अदरवाइज ये हमारा इनवैलिड एक्सप्रेशन होगा। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन को 1। अच्छा ये तो कैले ने बताया कि आप अगर किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो वो मैट्रिक्स के द्वारा सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन इस बात को मुझे वेरीफाई करना है कि ये बात सही है या नहीं। तो इसके लिए पहला पार्ट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट थी। अब इसको पूरा करने के लिए मैं हेडिंग डालने जा रहा हूं वेरिफिकेशन। क्या लिखने जा रहा हूं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किसका, थ्योरम का। तो वेरिफिकेशन में आपको रिक्वायरमेंट होगी, यानी जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये राइट हैंड साइड में जो 0 ये नल मैट्रिक्स है, मैं बताऊंगा कि ये एक्सप्रेशन नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो मेरी रिक्वायरमेंट किसके लिए होगी, ए के लिए। ए आपके पास लिखा हुआ है, तो मुझे चाहिए a², क्योंकि मैं यहाँ पुट करूंगा, यहाँ पर i की वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ a² पुट करूंगा, a³ पुट करूंगा। जब इनको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आना चाहिए नल मैट्रिक्स। तो पहली रिक्वायरमेंट मेरी किसकी है, i मैं जानता हूं, a दिया गया है, पहली रिक्वायरमेंट है a²। तो a² मुझे फाइंड करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया a × a। What is a? A is 2 0 1 1 1 1 1 0 2। ये भी कितना आ गया मेरे पास 2 0 1 1 1 1 1 0 2। चलिए सोल्व कर देता हूं इसको। कितना होगा ये रो बाई कॉलम, जैसा आप जानते हैं रो बाई कॉलम कितना होगा 2 2 जा 4 1 × 0 0 और 1 × 1 1। ये आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं, इसको कर दीजिए इस तरह। नेक्स्ट कितना होगा मेरे पास 2 + 1, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 + 1 और कितना आ गया ये 1। नेक्स्ट कितना होगा ये 2 + 0 + 2। ये फर्स्ट रो हमारी तैयार हो गई। सेकंड रो, अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड में करेंगे तो सेकंड रो तैयार हो जाएगी। ये आ गया 0 + 0 + 0, यह आ जाएगा 0 + 1 + 0। इसके बाद थर्ड में पहुंचे तो कितना आ जाएगा ये 1 + 0 और कितना होगा ये मल्टीप्लाई क्या, सॉरी थर्ड कॉलम में किया तो कितना होगा ये 0 + 0 + 0। नेक्स्ट, अब इसके बाद थर्ड रो की बारी आई, इसका फर्स्ट कॉलम में किया तो कितना आ गया 2 + 0 + 2।
सेकंड कॉलम में करेंगे तो कितना आएगा 1 + 1, समझ पा रहे हैं नहीं, 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × 1, तो कितना बनाइए 1 + 1 + 2। नेक्स्ट इसी तरह 1 + 0 + 4, तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास 5 4 4 0 1 0 4 4 एंड 5। ये वैल्यू आ गई किसकी, a² की। इंपॉर्टेंट टर्म है, यूज करूंगा a² के लिए। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं a³। क्या होगा a³? a³ इज a × a²। अब a क्या है, वापस लिखने जा रहा हूं 2 0 1 1 1 1 और ये आ गया मेरे पास 1 0 2। ये मैट्रिक्स मैंने लिखा। नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, ये नेक्स्ट मेरे पास आएगा a² इज 5 4 4 0 1 0 और ये आ गया 4 4 5। तो ये रिजल्ट मेरे पास आया। इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसका फर्दर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। मल्टीप्लाई में लेफ्ट में लिखूंगा। तो ये मैट्रिक्स ए मेरे पास है, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जरूरत है, इसकी मुझे नीड है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं फिलहाल a³। व्हाट इज a³? हाँ, ये कैलकुलेशन इधर है। अच्छा, ये ए की मुझे जरूरत पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की नीड है, तो इसको मैंने अभी छोड़ दिया फिलहाल। तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास a³ मल्टीप्लाई। हाँ जी। अच्छा, जब बीटेक के स्टूडेंट क्योंकि कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं तो आप इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? लेकिन जहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है उनको ये सोल्व करके ही दिखाना पड़ेगा। तो कितना आ गया ये, फिर वही रो बाई कॉलम, कितना होगा ये 10 + 0 + 4। नेक्स्ट टर्म ये आ जाएगा मेरे पास 8 + 1 + 4। नेक्स्ट कितना होगा ये 8, वही रो बाई कॉलम, रो फर्स्ट रो कॉलम सेकंड कॉलम, अब थर्ड पे आ गए तो 2 × 4 कितना हो गया 8 1 × 0 सॉरी 0 + 5। नेक्स्ट सेकंड रो की बारी आई तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये आ गया 0 + 0 + 0, सेकंड में आ गया 0 + 1 + 0 और थर्ड में आ गया ये 0 + 0 + 0। थर्ड रो कितना आएगा 5 + 0 + 8। नेक्स्ट कितना आ गया ये 4 + 1 + 8, ये आपको जानते होंगे। और ये आ गया मेरे पास 4 + 0 + 10, यानी ये रिजल्ट आ गया मेरे पास 14 13 13 0 1 0 और ये आ गया 13 13 और ये 14, ये आ गया a³। अब देखिए मुझे क्या करना था, वी हैव टू वेरीफाई दिस इक्वेशन। तो इसके बाद मैं इसकी जरा लेफ्ट हैंड साइड लिखने जा रहा हूँ a³ - 5a² + 7a - 3i। मैं नहीं कह रहा कि नल मैट्रिक्स आएगा, मैं तो इसको वेरीफाई करूंगा। अब ला के दिखाऊंगा कि ये जो रिजल्ट था, जो कैले हैमिल्टन ने बताया था कि इट इज नल मैट्रिक्स ही आने वाला है। चलिए तो इनकी वैल्यू पुट करता हूँ। मतलब जो बात उसने स्टेटमेंट में कही है उस बात को मुझे न्यूमेरिकली वेरीफाई करना है। तो व्हाट इज a³? a³ इज 14, फर्स्ट कॉलम लिख रहा हूँ 13 14 0 13 13 1 13 13 0 14 -5, व्हाट इज a²? a² इज 5 0 4 4 1 4 और ये आ गया 4 0 5 + 7 7 कितना आएगा, ये रहा ये लिखा हुआ है 2 0 1 1 1 1 1 0 2, इसके बाद -3 और ये आ गया यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये कॉम्बिनेशन तैयार हो गया और आना चाहिए नल मैट्रिक्स। चेक करता हूँ आता है नहीं। चलिए पहले फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं 14, सेकंड एलिमेंट क्या 5, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या नजर आएगा -25, थर्ड एलिमेंट 2 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद 14 और -3 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद -3। इसके बाद इसी रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होगा 13, यहाँ पर 4 × 5 यानी -20, 7 × 1 यानी +7 और -3 × 0 मतलब -0। इसके बाद लास्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, ये 13 -20 +7 और -0।
नेक्स्ट कितना होगा, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0। नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट 1 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 3। नेक्स्ट 0 माइनस 0 0 और ये भी माइनस 0, सॉरी 0। लास्ट 13 माइनस 20 और ये प्लस 7 माइनस 0। नेक्स्ट 14 माइनस 20, ये माइनस 5 और 4, इसके बाद 7 कितना आ गया, प्लस 7 और ये नेक्स्ट आ गया मेरे पास माइनस 0। ये माइनस कितना लिखा था मैंने, 14 और माइनस 20, एक इसमें कहीं टर्म हमारी गड़बड़ हो गई है, 0 1 0, कितना लिखा मैंने, ये सेकंड एलिमेंट लिख रहे, सॉरी हाँ यहीं से मैंने गलती लिखा है। तो ये कितना है 13 माइनस 20 और ये प्लस 7। हाँ ये बात समझ गए ना आप, वो गलती से 14 लिखा हुआ, मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। 13 यानी A32, तो 13 माइनस 20 और ये कितना गया प्लस 7 माइनस 0। लास्ट टर्म 14 माइनस 20, सॉरी 25 और कितना आ गया ये, इसके बाद प्लस ये आ गया मेरे पास, ध्यान देंगे 14 माइनस 25 और प्लस 14 और ये आ गया बच्चों यहाँ पर माइनस 3। अब ये जो आपका रिजल्ट आया, टोटल रिजल्ट, अच्छा मुझे ए स्क्वायर की तो ज़रूरत होगी, तो ए स्क्वायर को मैंने यहाँ पर रहने दिया। अभी ए स्क्वायर की मुझे रिक्वायरमेंट है, क्या कैसे रिक्वायरमेंट है वो बताएंगे आपको। इट इज़ ए स्क्वायर, मुझे नीड होगी इसकी। चलिए इसी को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो रिजल्ट चल रहा था हमारा ए क्यूब, देयरफॉर ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i इक्वल्स टू, ये रिजल्ट चल रहा था ना हमारा, ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू, नाउ ध्यान देंगे ये वैल्यू मैं निकालने जा रहा था इसकी और यहाँ तक मैं पहुँच गया था। तो क्या वैल्यू आई, 14 प्लस 14 28 और ये माइनस 25 माइनस 3 0। नेक्स्ट 13 प्लस 7 20 माइनस 20 0, इसी तरह 0। सेकेंड टर्म 0, A21 0, A22 कितना आ गया 1 प्लस 7 यानी 0 और ये 0 0 0 0। देयरफॉर ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i, ये आ गया नल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो बात थ्योरम में कही गई थी वो तो ट्रू है। भाई यही तो कहा था कैले हैमिल्टन थ्योरम ने कि भाई आपके पास जो कैले हैमिल्टन ने यही कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स। हमने इसको न्यूमेरिकली सोल्व किया और वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। हैंस तो एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। क्या लिख देंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। चलिए ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब मैं आता हूं उसके नेक्स्ट पार्ट पर। इन्होंने कहा एनहेंस कंप्यूट ए इनवर्स। वैसे तो ए इनवर्स निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में कहा था वेरीफाई द थ्योरम एनहेंस कंप्यूट, दैट मीन्स आपको इसी का यूज करना है। तो इसके बाद मैं हेडिंग डालने जा रहा हूं, किसके लिए, फॉर ए इनवर्स। बहुत आसान है इससे ए इनवर्स निकालना। अच्छा अगर सिर्फ ए इनवर्स पूछा जाता है तो आपको वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, थ्योरम का स्टेटमेंट डायरेक्ट आपकी हेल्प करेगा। हाँ जी, तो वेरिफिकेशन ऑफ ए इनवर्स। अच्छा मुझे ए स्क्वायर की जरूरत थी लेकिन मैंने उसको मिटा दिया है। साथ देखता हूँ, रिकॉल करता हूँ थोड़ा क्या होना चाहिए था। हाँ जी, वेरिफिकेशन, सॉरी वेरिफिकेशन तो मैं बता चुका हूँ। क्या करना था मुझे, डिटर्मिनेशन ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, ये सेकंड पार्ट पे आ गया अब मैं। तो क्या करेंगे, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, जो स्टेटमेंट था एक बार और लिख दो उसको। बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम व्हाट इज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i इक्वल्स टू 0। ध्यान देंगे अगर एग्जाम में ये नहीं पूछा गया है वेरीफाई द थ्योरम, तो आप पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे,
उसके बाद कैले-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे और डायरेक्ट इन्वर्स निकालना शुरू कर देंगे। तो इन्वर्स के लिए हम करते क्या है, इसमें अलग से मेथड बताने की जरूरत नहीं थी, आप इससे निकाल लीजिए यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू, यानी जिसमें टर्म में आपको यूनिट मैट्रिक्स है उसको एक तरफ और बाकी सबको दूसरी तरफ। तो क्या बनेगा ये 3i = तो एक तरह से मैंने राइट में लिख दिया और वापस लेफ्ट में ले आया a³ - 5a² + 7a। तो आप देख पा रहे हैं कि ये टर्म इसके इक्विवेलेंट है इन सबके, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि दोनों तरफ a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, a इनवर्स कर सकता हूं, तो a इनवर्स का मल्टीप्लाई a³ में हुआ तो a² रह गया, इसके बाद a² के साथ हुआ तो ये a रह गया, और जब इसका मल्टीप्लाई a के साथ हुआ तो ये बन गया यूनिट मैट्रिक्स। आप जानते हैं a × a इनवर्स इज I, यूनिट मैट्रिक्स, क्लियर है। तो इसके बाद अब ये राइट हैंड साइड को जरा सोल्व कर लो थोड़ा सा। अच्छा, a इनवर्स I अगर किसी मैट्रिक्स के साथ एक I का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स A रह जाएगा, I का कोई यूज नहीं, मैंने बताया था। यूनिट मैट्रिक्स का वही रोल है मैट्रिक्स के केस में जो नंबर्स के केस में 1 का है। तो अगर किसी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स हमारा चेंज नहीं होता, क्लियर है। तो 3a इनवर्स कितना हो जाएगा, a² की वैल्यू मैं रिकॉल करता हूँ, आई थिंक इट वाज 5 4 4, सेकेंड रो 0 1 0 और थर्ड थी 4 4 5। अगर मैंने गलत लिखा है तो इसको आप सही करके लिख लेना, ठीक है। मुझे यही याद आ रहा है, मैंने इसको रब कर दिया, यही वैल्यू थी शायद इसकी। इसके बाद -5a, a का मतलब 2 0 1 1 1 1 और थर्ड कॉलम क्या है 1 0 2। इसके बाद +7 और I का मतलब वही यूनिट मैट्रिक्स 0 1 0 0 सॉरी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब इस कॉम्बिनेशन को एक सिंगल मैट्रिक्स में ले आओ तो 3a इनवर्स कितना हो जाएगा, ये 3a इनवर्स हो जाएगा 5 - 10 + 7, 4 - 5 + 0, ये आ गया 4 - 5 + 0। नेक्स्ट 0 - 0 + 0, नेक्स्ट 0 - 5 + 7, नेक्स्ट कितना होगा ये 0। अच्छा, ये जो सेकंड एलिमेंट मैंने लिखा है ये क्या लिखेंगे 0 - 0 0 और यहाँ पर ये सेकंड एलिमेंट आएगा, ये गलत लिख दिया भाई 1 - 5 और +7। अब ठीक है, लास्ट एलिमेंट 0 - 0 और कितना आएगा ये +0। नेक्स्ट ये 4, ये -5 और ये +0। नेक्स्ट 4 फिर -5 और ये अगेन 0। नेक्स्ट 5 -10 मल्टीप्लाई करके लिखता जा रहा हूँ और +7। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 3a इनवर्स इज इक्वल टू, जरा ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे कितना आ गया 5 और 7 12 और 10 उसमें से चला गया तो 2, ये 2 आ गया मेरे पास। नेक्स्ट 4 - 5 यानी -1, 4 - 5 यानी -1। नेक्स्ट ये आ गया 0 और ये आ गया मेरे पास 8 - 5 यानी -3। इसके बाद ये 0। नेक्स्ट ये आ गया -1, ये भी -1 और ये वैल्यू आ गई मेरे पास 2। इसका मतलब a इनवर्स हो गया 1/3 2 0 -1 -1 -3 -1 -1 0 2 और ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट, यानी ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ a इनवर्स। एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें वेरीफाई भी पूछता है, a इनवर्स भी पूछता है, कभी कभी ये वाला एक्सप्रेशन भी पूछ लेता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। एक्सप्रेशन कुछ भी हो, एक तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन उससे सोल्व होंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक तरह से a इनवर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट क्या होगा इसका, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिलेशन। देखने में ऐसा लग रहा है कि मुझे a8 की वैल्यू निकालनी चाहिए, फिर a⁻7 की निकालनी चाहिए, a⁻6 की निकालनी चाहिए, एक बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएंगी जिसको मैं सोल्व करूंगा, लेकिन वो मुझे नहीं करना। मैं यहाँ यूज करूंगा
कैले-हैमिल्टन थ्योरम के स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है, और इसको आसानी से सोल्व कर दूंगा। चलिए तो इसी पर आता हूं मैं लास्ट, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक ही क्वेश्चन से आप पूरा मेथड समझ जाए, जितनी तरह के क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन में आ जाएं। अदरवाइज मैं इसकी अलग अलग वीडियो भी बना सकता था। ठीक है, कैले-हैमिल्टन थ्योरम के स्टेटमेंट की मुझे जरूरत पड़ेगी अभी भी। ये लास्ट पार्ट हमारा क्या होगा? हाँ जी, डिटर्मिनेशन ऑफ, ये लास्ट पार्ट, एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है मैं इसी की बात कर रहा हूं, ये एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन। तो एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं कनेक्ट कर दूंगा इस एक्सप्रेशन को, आप कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर देंगे? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से। देखो ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी हमारी, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल नहीं, मैट्रिक्स पोलिनोमियल से, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो हमारी ये थी। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, इट इज कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। तो मैट्रिक्स के हिसाब से ये क्या बना? ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i। इससे इसको एक्सप्रेशन को डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। क्यों रिमाइंडर को हम आंसर कहेंगे वो उसके बारे में बताऊंगा, पहले डिवाइड कर लेता हूं। तो डिवाइड करने के लिए क्या करूं? डिवाइड कौन करेगा? ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i, इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूं इस एक्सप्रेशन को। कितना है? a टू द पावर 8 माइनस 5a टू द पावर 7। थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, a टू द पावर 6 टर्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आसानी से सोल्व किया जा सकता है। a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर और कितना बनाइए, ये आ गया मेरे पास माइनस 2a प्लस i। किसकी बात की है मैंने? मैं इसको डिवाइड करने वाला हूं। आंसर क्या होगा? रिमाइंडर। क्यों रिमाइंडर आंसर होगा वो बताएंगे। चलिए, a क्यूब से डिवाइड किया तो जैसा आप जानते हैं a की पावर 8, इसको कैंसिल करना चाहता हूं तो कितनी बार टेबल पढ़ा जाएगा? ये टेबल पढ़ा जाएगा आपका a टू द पावर 8 मैंने यहां पर लिखा है, तो कितनी बार टेबल पढ़ा जाना चाहिए? a टू द पावर 5 टाइम। कितनी बार? a टू द पावर 5 टाइम। तो कितना होगा ये? a टू द पावर 8 माइनस 5a टू द पावर 7 प्लस 7a टू द पावर 6 माइनस 3i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर 5 ही रहेगा। और जैसा कि रूल है इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, साइन बदल दिए मैंने। साइन बदलने के बाद ये सब हमारा क्या हो गया? ये हो गया कैंसिल। यानी बचा क्या? रिमाइंडर बचा a टू द पावर 4 माइनस 4 a टू द पावर 4 माइनस 5a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर माइनस 2a प्लस यूनिट मैट्रिक्स। अब टेबल फिर पढ़ो, कितनी बार पढ़ा जाएगा टेबल? a क्यूब, यहाँ पर क्या है? a4, यानी a टाइम्स। जैसे ही आपने टेबल पढ़ा तो क्या बना? ये a टू द पावर 4 माइनस 5 a टू द पावर 3 प्लस 7 a टू द पावर 2 माइनस 3 i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a का तो कितना होगा? 3a, और इसके बाद ये टर्म खत्म हो गई। माइनस प्लस माइनस साइन बदलते जाओ, क्लियर है? ये साइन हम बदलते चले गए और ये आ गया प्लस। रिमाइंडर ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर मेरे पास बचा a स्क्वायर, यहाँ बचा प्लस a और ये बचा i। अब इसके बाद मैं टेबल नहीं पढ़ सकता क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो इससे कम हो गई है, तो ये बचा हमारा रिमाइंडर। वास्तव में यही हमारा इस एक्सप्रेशन का आंसर है। क्यों है? एक आपको रूल बताता हूं। आपने पढ़ा है डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है ये? मान लीजिए एक नंबर है 21 और आपने उसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो टेबल कितनी बार पढ़ा जाएगा? 4 टाइम। तो टेबल आपने 4 टाइम पढ़ा तो ये आ गया 20, रिमाइंडर आ गया 1। तो ये जो 21 है इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है 5 यानी डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर, ऐसा लिख सकते हैं। भाई यही लिखने जा रहा हूं। डिवाइड मैंने किसको किया? इस एक्सप्रेशन को। डिवाइड किससे किया है? a क्यूब से। कोसेंट ये आया, रिमाइंडर ये, तो ये रिलेशन वापस लिख दो। तो 25 की जगह क्या लिख दिया? ये एक्सप्रेशन कितना आएगा? a टू द पावर 8 माइनस 5a टू द पावर 7 देयरफॉर प्लस 7a टू द पावर 6 माइनस 3a टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 4। काफी लेंथी सा एक्सप्रेशन है। माइनस 5a क्यूब प्लस
ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई। अब इसके हिसाब से ये तो हो गया 21, ऐसे समझ लो आप, ये किसके पर इक्वल होना चाहिए ये इक्वल होना चाहिए डिवाइजर कौन है, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i इंटू कोसेंट क्या है 4 की जगह कौन आ गया है a टू द पावर 5 प्लस a और प्लस रिमाइंडर क्या है a स्क्वायर प्लस a प्लस i, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। लेकिन ये तो नल मैट्रिक्स है ना, ये क्या हमारा, इट इज नल मैट्रिक्स बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम, ये तो नल मैट्रिक्स के बराबर है। और जब नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो पूरा जीरो बन गया, तो जीरो मतलब नल मैट्रिक्स बना, तो क्या है आंसर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई। ये आप जानते हैं, ये इक्वेशन है आपके पास जो स्टेटमेंट था, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। अगर आप चाहें तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दें, यहाँ पर ए की वैल्यू लिख दें, और इसके बाद यहाँ पर किसकी लिख देंगे, यूनिट मैट्रिक्स की, और कंबाइन करने के बाद इस पूरे को एक फाइनल मैट्रिक्स लिख दें, नया मैट्रिक्स जो भी आएगा। अच्छा, उसको मैं सोल्व नहीं कर रहा, ए स्क्वायर का मतलब था 5 4 4, ए का मतलब लिखा हुआ था मेरे पास, मैंने बेटा ये रहा 2 1 1 0 1 0 1 1 2, और आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तीनों को ऐड कर दीजिए और ये रिजल्ट आपका मिला। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ये बड़ा सा मैट्रिक्स था इसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी वैल्यू किसकी है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, कंबाइंड करके आप रिजल्ट लिख सकते हैं। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप मैट्रिक्स के ये लेक्चर बड़े ध्यान से देखिए, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर भी देखिए, और इसके बाद ये वेरिफिकेशन वाला भी देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला भी देख लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।